अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे थेराप्यूटिक्स। ठीक है, ये थर्ड प्रॉफ के बच्चों के लिए आज से मैं लेक्चर शुरू कर रही हूँ। बीच में गायनी के भी लेक्चर्स आएंगे और अब थेराप्यूटिक्स भी मैंने स्टार्ट की है। सबसे पहले थेराप्यूटिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपने जहन में रखें। ठीक है, या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम लेवल्स ऑफ डिसफंक्शन की बात करें, ठीक है, जब हम आते हैं थर्ड प्रॉफ में तो हमारा फोकस होता है पैथोलॉजीज पर बात करना। ठीक है, एबनॉर्मल चीजों पर बात करना। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप लोग बेसिकली पढ़ते हैं अपनी बॉडी फिजियोलॉजी के बारे में, नॉर्मेलिटीज पढ़ते हैं, नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं। फिर थर्ड ईयर से हम आते हैं हमारी एबनॉर्मल चीजों की तरफ, हमारे डिसफंक्शन की तरफ, या हमारे जो इश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर उनकी तरफ। ठीक है जी, सबसे पहले हम अगर इश्यूज की बात करें तो हमें पता होने चाहिए लेवल्स ऑफ डिसफंक्शन। हमारे 4 लेवल्स ऑफ डिसफंक्शन होते हैं। ठीक है, जो हमारे 4 लेवल्स ऑफ डिसफंक्शन है वो क्या क्या है। सबसे पहला हमारा लेवल आता है एक्टिव पैथोलॉजी का। सेकंड हमारा लेवल है इम्पेयरमेंट का। थर्ड इज ऑफ फंक्शनल लिमिटेशन एंड फोर्थ एंड द फाइनल लेवल इज डिसेबिलिटी और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है जी, अब सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज बेसिकली एक्टिव पैथोलॉजी, एक्टिव पैथोलॉजी का लेवल क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्टिव पैथोलॉजी, नाम से पता चल रहा है कि कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी जो किसी भी बंदे को हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस आप इसी बुक में आगे पढ़ेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सी बात करते हैं, चले हम बात करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। ठीक है, हालांकि ये हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं है लेकिन टीबी का हर बंदे को पता होता है, इसलिए मैं इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये क्या है, टीबी क्या हो जाएगी कि हमारी एक्टिव पैथोलॉजी हो जाएगी। फिर इम्पेयरमेंट क्या है। इम्पेयरमेंट का मतलब है किसी भी डिजीज की वजह से जो सिम्टम्स पेशेंट फेस करता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट। अच्छा जी, ये मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बता रही हूँ। मीन्स के साइंस एंड सिम्टम्स के दरमियान तो आपको फर्क पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बात बता देती हूँ। साइंस वो चीजें हैं जो डॉक्टर आप में एग्जामिन करता है। ठीक है, और सिम्टम्स वो हैं जो पेशेंट अपने मुंह से बताता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर टीबी है, ठीक है, तो पेशेंट कहेगा कि टीबी को छोड़ते हैं, हम अपनी ही फील्ड से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे घुटनों में बहुत दर्द है। ठीक है, मतलब कि उसको पेन है, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, वो उससे चला क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसकी रेंज ऑफ मोशन कम है। ठीक है, वो कहेगा कि मेरा जो घुटना है वो सीधा नहीं होता। ठीक है, मतलब कि जितना मेरा दूसरा घुटना सीधा होता है, मेरा ये वाला घुटना सीधा नहीं होता, मतलब कि उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो डिक्रीज्ड है। ठीक है, उसकी जो रेंज है नी पर वो डिक्रीज्ड है। तो सबसे पहले उसको पेन थी, वो भी इम्पेयरमेंट में आ गई। उसकी रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज थी, ये भी इम्पेयरमेंट में आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्रेपिटस है, कुछ भी है कि मुझे आवाजें आती हैं अपने जोड़ में से। ठीक है, अपनी जॉइंट में से मुझे आवाजें आती हैं, मुझे स्टिफनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, इम्पेयरमेंट में। उसकी पेन, उसकी डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, उसकी स्टिफनेस, उसका क्रेपिटस, किसमें आ जाएगा, इम्पेयरमेंट के अंदर। फिर तीसरा लेवल आता है फंक्शनल लिमिटेशन। अब फंक्शनल लिमिटेशन क्या है, इस डिजीज की वजह से, इन इम्पेयरमेंट्स की वजह से, पेन की वजह से, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन की वजह से, या इस डिजीज की वजह से, एक्टिव पैथोलॉजी की वजह से वो अपने जो काम नहीं कर पा रहा, वो किस में आएंगे, फंक्शनल लिमिटेशन में। फंक्शनल लिमिटेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसके एडीएल्स, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, और उसके क्या आ जाएंगे, आईएडीएल्स। ठीक है, उसके इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ठीक है, मतलब कि वो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जिनमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं तो वो आईएडीएल्स होंगे, और एडीएल्स हमारी वॉशरूम जाना, बाथिंग करना, अपने कपड़े चेंज करना, खाना पीना, ये हमारी क्या है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है। ठीक है, जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा, अब फंक्शनल लिमिटेशन उसकी आएगी, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे वॉशरूम यूज करने में मसला होता है, मुझसे कपड़े नहीं चेंज होते। ठीक है, और मुझसे बैठा नहीं जाता नीचे, मुझसे अपना कोई काम परफॉर्म नहीं किया जाता। ठीक है, या अगर उसे नीचे बैठने की आदत थी या नीचे बैठकर वो कोई काम करता था वो नहीं कर सकता, तो जितने काम वो नहीं कर सकेगा वो क्या होंगी, उसकी फंक्शनल लिमिटेशंस होंगी। एंड लास्ट, डिसेबिलिटी और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। इस फंक्शनल लिमिटेशन की वजह से अगर वो अपनी कम्युनिटी में कोई काम नहीं कर पा रहा या वो अपनी जॉब सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो सिम क्या कहेंगे, उसकी पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। अब इसी चैप्टर में मॉडल्स आगे डिफाइन हुए हैं, नागी मॉडल है, आईसीएफ है, वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। ठीक है, पहले वर्ड यूज होता था डिसेबिलिटी का,
ठीक है। तो फिर जो लोग थे जिनके साथ मसाइल थे, या वो डिसेबल थे, या वो कोई काम नहीं कर सकते थे, पैरालाइज्ड हो गए, कोई भी ऐसे लोग, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी दिल-आज़ारी हो रही है, ठीक है। तो फिर जो आईसीएफ मॉडल था उसने डिसेबिलिटी की टर्म को रिप्लेस किया पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन के साथ, कि ये स्पेशली एबल लोग हैं, इनमें सिर्फ पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन है, हम इसको डिसेबिलिटी नहीं कह सकते, ताकि उनकी दिल-आज़ारी ना हो, ठीक है। तो ये वर्ड किससे रिप्लेस हो गया? पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन से। मतलब कि वो बंदा जो अपनी कम्युनिटी में अपना कोई काम नहीं कर पा रहा, अपनी कोई जॉब नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो अपने दोस्तों ने इससे नहीं मिल पाता, उसकी सोशल लाइफ अफेक्टेड है, कुछ भी है, तो किस में आएगी? पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस की। पहला चैप्टर है, बुक का नाम भी थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस है। तो अब हम बात करते हैं थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज इज अ सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक मतलब कि इसमें एक सीक्वेंस है, ठीक है, प्लान्ड, वो चीज जो पहले से सोची गई हो। परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल मूवमेंट्स, ठीक है, किसकी परफॉर्मेंस? फिजिकल मूवमेंट्स की, पोस्चर्स की और एक्टिविटीज की, इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ पेशेंट और क्लाइंट विद। अब थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज क्या है? सिस्टमैटिक है, मतलब कि इसमें एक सीक्वेंस होगा, सिस्टमैटिक है, प्लान्ड है, परफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको मैं अपने वर्ड्स में करूं कि हम एक पेशेंट की रिहैबिलिटेशन के लिए एक्सरसाइजेस के सीक्वेंस को प्लान करते हैं। हम ये कहते हैं सबसे पहले उसके जो रिहैब है वो फर्स्ट इस एक्सरसाइज से शुरू होगी, फिर हम इस एक्सरसाइज पर प्रोसीड करेंगे, फिर हम इस एक्सरसाइज पर प्रोसीड करेंगे। तो एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस हो जाता है ना, प्लान, वो ये स्पेसिफिकली प्लान किया जाता है, जो फिजिकल थेरेपिस्ट प्लान करता है। ये परफॉर्मेंस होती है किसकी? फिजिकल मूवमेंट्स की, ठीक है। मूवमेंट से क्या बनेगा? पोस्चर, ठीक है, पोस्चर्स की, कि उसने किस पोस्चर में बैठना है, उसने किस पोस्चर में काम करना है, तो पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये परफॉर्मेंस है फिजिकल मूवमेंट्स की, मूवमेंट से क्या बनेगा? पोस्चर बनेगा और एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। अब इन सारी चीजों का मकसद क्या है कि क्या किया जाए? सबसे पहले इसका मकसद क्या है कि अगर कोई पेशेंट में इम्पेयरमेंट्स हैं बॉडी फंक्शन की या स्ट्रक्चर की, अगर उसके स्ट्रक्चर में मसला आ रहा है या उसके किसी बॉडी फंक्शन में इम्पेयरमेंट आ रही है, उसको प्रिवेंट करना, या तो आने ही ना देना, या अगर आ गई है तो उसको रीमीडिएट करना, उसके पुराने लेवल पर लेके जाना। सेकेंड इज इम्प्रूव, रिस्टोर और एनहांस एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन। अब ये 3 लफ्ज हैं, ठीक है। इम्प्रूव का मतलब है वो जिस लेवल पर है उसको उससे बेहतर बनाना। रिस्टोर का मतलब है वो अब उसकी कोई भी काम, उसका कोई भी फंक्शन, उसका कोई भी स्ट्रक्चर अगर अब खराब हो गया है, उसको अपनी पुरानी सही हालत में लेके जाना, उस एक्टिविटी को रीस्टोर करना, उसको पहले वाली सिचुएशन में लेके जाना, हेल्दी सिचुएशन में लेके जाना। इट्स रीस्टोर। और इनहांस का मतलब है कि जो लेवल है उसको इम्प्रूव करके और बढ़ाना, ठीक है। एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, मतलब कि पेशेंट की जो एक्टिविटीज हैं उनको सही करना, उसको पुराने लेवल पर वापस लेके जाना और उसको बढ़ाना, ठीक है, ताकि उसकी एक्टिविटीज और उसकी पार्टिसिपेशन बढ़ सके। एंड थर्ड पॉइंट इज कि उसकी हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स को, कि वो चीजें जो उसके रिस्क फैक्टर्स टुवर्ड्स अ डिजीज बढ़ रहे हैं उसको कम करना या उनको होने ही ना देना, उन रिस्क फैक्टर्स को आने ही ना देना। और लास्ट है कि उसकी ओवरऑल हेल्थ को, फिजिकल वेलबींग को ऑप्टिमाइज करना, उसको सही करना, प्रमोट करना। अच्छा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये पूरी डेफिनेशन एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। इसके सारे कंपोनेंट्स को अगर आप लाइन वाइज लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लाइन वाइज नहीं भी लिख सकते कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई योर बेस्ट कि आप इसको लाइन वाइज ही लिखें, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेशेंट एंड अ क्लाइंट। ये वो सवाल है जो आपको फाइनल ईयर तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है। पेशेंट क्या होता है, मैं इसको पहले अपने वर्ड्स में बता देती हूँ। कोई भी ऐसा इंसान जो आपके पास इम्पेयरमेंट्स के साथ आएगा, ठीक है, मतलब कि वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मेरी लो बैक में दर्द है, मुझे मैं गिरा था कहीं से, ठीक है, मतलब कि ट्रॉमा का केस है, या मुझे ऐसा लगता है मेरा घुटना बाहर आ जाएगा। ये सारी वो चीजें कि पेशेंट आपके साथ किसी इम्पेयरमेंट के साथ आया, दर्द के साथ आया, रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन के साथ आया है, अपने किसी फंक्शनल डेफिसिट के साथ आया है, ठीक है, उसके किसी फंक्शन में कोई कमी है उस वजह से आया है, या वो डायग्नोज किया गया है किसी भी मसले के साथ, ठीक है। तो अगर इन चीजों के साथ अपने किसी इम्पेयरमेंट की वजह से, अपने किसी फंक्शनल डेफिसिट की वजह से, या अपने किसी डायग्नोस्ड डिजीज की वजह से अगर वो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास आता है और उससे कहता है कि उसका फंक्शन इंप्रूव करे और उसकी डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करे, कि ये जिस लेवल पर उसकी इम्पेयरमेंट है वो बढ़ ना जाए, कि वो बंदा डिसेबल हो जाए या उसकी वो चीज डिसेबिलिटी में बढ़ जाए, अगर इस तरह की चीजों के साथ कोई बंदा आपके पास आता है, ठीक है, जिसको आपको ट्रीट करना होता है, तो वो आपका पेशेंट है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैंने खुद से बनाई थी, बुक में नहीं लिखी हुई, कि
एक पेशेंट विद नी पेन एंड अनएबल टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज। एक पेशेंट आपके पास आया, वो कहता है मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मुझसे लॉन्ग डिस्टेंसेज या ज्यादा लंबा फासला जो है वो तय नहीं किया जाता अपने घुटने की दर्द की वजह से। तो ये क्या है, ये पेशेंट है। अगला बंदा एक ऐसा बंदा जो आपके पास फ्रोजन शोल्डर के साथ आया है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ पीछे नहीं जाता, और वो एक सेशन ले चुका है। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन से रिलेट किया कि ऐसा भी बंदा जो एक सेशन भी ले चुका है वो भी आपका पेशेंट या क्लाइंट होगा, क्योंकि वो आपके पास किसी डिजीज के साथ आया, अपनी किसी इंपेयरमेंट के साथ आया, अपनी किसी फंक्शनल लिमिटेशन के साथ आया है। अगर हम इसी चीज को पिछले कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करें तो यहां से आपका एक एमसीक्यू भी तैयार हो जाता है कि अगर पेशेंट आपको आके कह रहा है कि आई एम अनएबल टू मूव, पेशेंट जो है इज अनएबल टू मूव हर आर्म अक्रॉस हर बैक। ठीक है, अगर एक पेशेंट आपके पास आई है और वो कहती है कि मुझसे मेरा हाथ पीछे नहीं लेके जाया जाता, तो उसकी क्या है, फंक्शनल लिमिटेशन है। ठीक है, अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आता है तो यू विल मार्क फंक्शनल लिमिटेशन। नेक्स्ट इज क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट क्या है कि ऐसा बंदा क्लाइंट होगा जो आपके पास किसी डिजीज के साथ नहीं आया, किसी फंक्शनल लिमिटेशन के साथ नहीं आया, वो कहता है बस वो अपनी परफॉर्मेंस में इनहेंस करना चाहता है या अपनी कंडीशनिंग करना चाहता है या अपने एंड्योरेंस लेवल को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन उसको कोई डिजीज नहीं है, उसको कोई फंक्शनल लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो आपका क्या होगा, क्लाइंट होगा। ठीक है जी, तो आज हम इधर तक ही करेंगे। ठीक है, बाकी जो कंटेंट है इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उसके अलावा कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड लास्टली प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर। अल्लाह हाफिज।